हिमाचल के जिला चंबा में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है। बीएसएफ सेना के एक जवान ने अपनी ही मौत की कहानी लिख डाली, जिसको सुनकर हर कोई हैरान था। इस फौजी जवान ने अपने आप को जिंदा जलाए जाने जैसी घटना को अंजाम दिया और उस घृणित घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हालांकि ये घटना इतनी आसान नहीं थी। बावजूद इसके इस फौजी जवान ने अपनी ही गाड़ी में किसी व्यक्ति के शव को लाकर उसको किसी फिल्मी स्टाइल में आग लगाकर खुद फरार हो गया। बताते चले कि ये घटना 29 जून को चंबा जोत मार्ग पर की गई थी। एक कार आग की लपटों में घिरी पाई गई। कार की पहचान उसके नंबर से हुई तो साथ ही प्रथम दृष्टि में इसकी घटना में कार मालिक बीएसएफ जवान जो कि कांगड़ा निवासी बताया गया। हालांकि उक्त जवान को मरा जान उसके घर वालों ने उसके अंतिम संस्कार से जुड़े धार्मिक परंपरा को विधिवत रूप से अंजाम दिया, पर पुलिस की गहन जांच और बारीकी से जुटाए गए सभी सबूत इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कि ये घटना कोई वास्तविक घटना हो। हालांकि चंबा पुलिस को इस घटना में संदेह था कि इस घटना के पीछे कोई न कोई ऐसा राज छुपा हुआ है और उसी के चलते चंबा पुलिस ने इस पर से पर्दा उठाने जैसा जाल बिछाया कि इस मृतक बीएसएफ फौज के जवान के घर वालों तक को इसकी भनक नहीं लगने दी और उक्त फौजी को चंबा पुलिस ने बेंगलोर से जाकर गिरफ्तार किया। इसी को लेकर आज जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने एक प्रेस वार्ता की और संक्षिप्त में इस बात का खुलासा भी किया। उन्होंने इस घटना के बारे में और क्या कहा, आइए सुनते हैं। और वो इस बात से अनभिज्ञ थे और ये इसने अकेले ही ड्रामा रचा, इसमें फैमिली मेम्बर थे इन्वॉल्व। अभी तक की जो पूछताछ में सामने है, ये हमें जो शक होने की जो वजह थी वो मैंने आपसे शेयर की। हो सकता है फैमिली को इतनी टेक्निकल डिटेल्स उन्होंने उस तरह से ना इसको सोच पाए हो, लेकिन अभी तक की पूछताछ में, अभी तक की जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि फैमिली मेम्बर से कोई इन्वॉल्वमेंट थी। इसने अभी तक जो सामने आया है, इसने खुद ही ये ड्रामा रचा और फैमिली मेम्बर्स को भी आप ही लोगों की तरह अभी पता चला है जब हम इस व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। सर, इसके खिलाफ किस धारा में मुकदमा दिया है? देखिए, ये अभी हम इससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के आधार पर जो जो इसके अपराध बनेंगे, जो जो ऑफेंसेस कॉग्निजेबल इसमें पाए जाएंगे, उनके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। अभी मैटर का प्रोसेस है, हम इसमें लीगल ओपिनियन भी ले रहे हैं, उसके आधार पर इसके खिलाफ जो भी अपराध बनता होगा। सर, बीएसएफ में भी इसका रिकॉर्ड खराब है, इस पर तो वहाँ पे भी कार्रवाई चल रही है, कुछ नशे की तस्करी वगैरह में भी इन्वॉल्व है, इसमें क्या है? देखिए, जहाँ तक ये नशे की तस्करी वाली बात है, अभी तक इस तरह की कोई बात मेरी जांच में सामने नहीं आई और हमने स्पेसिफिकली इस मुद्दे पे भी जांच की, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। बीएसएफ अथॉरिटीज़ से भी हम कांटेक्ट में थे और ये नशे वाला कोई इसमें नहीं है। सर, जो कार में उस टाइम बरामद हुआ था, जिसको बताया गया कि ये इसकी बॉडी का जो है वो पार्ट बचा हुआ है, वो किस चीज़ का था, वो क्या है सर? देखिए, जो बॉडी के रिमेन्स हमें गाड़ी में मिले थे, उसमें जो एक प्रोमिनेंट चीज़ जो हमें मिली थी वो एक हड्डी का टुकड़ा था और जिसको हमने एफएसएल भेजा हुआ है जांच के लिए। हमने जब आरोपी से इस बारे में पूछताछ की तो उसने हमें ये बताया कि उसने कहीं से हड्डी का टुकड़ा उठाया था, कहीं से स्केलेटन का कोई रिमेन या मानव या जानवर, वो अभी जांच का विषय है, लेकिन इसने हड्डी का टुकड़ा या हड्डी के कुछ टुकड़े उठाकर गाड़ी में रखे तो उसमें आग लगाई। सर, जब ये मामला सामने आया था तो जो भी लोग वो फ़ोटो वगैरह देख रहे थे या मौके के जो हालात थे, उसमें हर कोई, एक जनरल आदमी भी ये बोल रहा था कि ये ऐसा मामला नहीं है, क्योंकि गाड़ी साइड में खड़ी थी सर, गाड़ी पूरी तरह से नहीं जली हुई थी, तो ये साफ लग रहा था ये साजिश है। तो इतना जो आम आदमी सर इस चीज़ को देख रहा था, तो पुलिस में ने उसमें 174 की कार्रवाई करने में इतनी जल्दी क्यों कर दी? नहीं, देखिए, ऐसा होता है कि जब भी इस तरह की घटना होती है जिसमें कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड है, या इस केस में ऐसा नहीं निकला, लेकिन अगर कोई मर्डर वाला एंगल है या कोई और एंगल है, तो फिलहाल पुलिस 174 की कार्रवाई करती है। उसके पास, हमारे पास स्कोप खुला होता है, उसके बाद भी हम जांच कर सकते हैं, जैसे इस केस में भी हुआ। उसके बाद भी जांच जारी रही और जांच के आधार पर अगर कोई ऐसा जिस भी तरह का अपराध साबित होता है, कार्रवाई होती है। तो इस केस में भी फिलहाल हमने 174 की कार्रवाई की थी, जब तक की चीज़ें साबित नहीं हो जाती जांच हम करते रहे और जांच के आधार पर जो भी सामने आया उस पर कार्रवाई। सर, कहीं जो लोन की रकम थी उसको भरने के लिए इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए वो नहीं किया था ऐसा? देखिए, इसके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी थी कुछ और लोन को भी इसने इंश्योर किया हुआ था और फिलहाल जो हमने इसका मकसद जानने की कोशिश की है पूछताछ में, तो इसने यही बताया है कि मैं आर्थिक परेशानी की वजह से इन सब चीज़ों से दूर जाना चाहता था और मैं दोबारा कभी घर आना नहीं चाहता था और मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करने की सोच रहा था।
और जब ये व्यक्ति ये घटना करके यहाँ से चंबा से गया तो ये पहले पठानकोट गया, फिर वहाँ से दिल्ली गया। तो दिल्ली में भी इसने कुछ कोशिश की कोई काम करने की या कोई ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ढूंढने की। उसके बाद ये अहमदाबाद गया, वहाँ भी इसने कुछ कोशिश की और जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो फिर ये अपने मित्र के पास सदन साइड चला गया, जहाँ पर ये उसके साथ ट्रक में पाया गया। तो अभी तक की जांच में हम अभी भी जांच को कंटिन्यू रख रहे हैं और कोशिश में यही है कि अगर और भी कोई पहलू इसमें है तो भी सामने आए। लेकिन फिलहाल की जांच में ये सामने आया है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, आर्थिक रूप से परेशान था, लोन वगैरह इसने जो लिए थे वो पैसा ये अन्य चीज़ों में खर्च कर चुका था। जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन गेमिंग की इसको लत थी, उनमें पैसा खर्च कर चुका था। तो इसको अब आज सामने अंधकार दिख रहा था कि कोई इसको तरीका समझ में नहीं आया तो इसमें घूमने लगा। सर एक कानूनी रूप में अगर देखा जाए तो मतलब कैसे डेड डिक्लेयर नहीं हुआ था और इवन मैं आपको बताऊं कि बीएसएफ अथॉरिटीज़ भी हमसे टच में थी और वो हमसे असरटेन करना चाहती थी कि इस आदमी की मृत्यु हुई है कि नहीं हुई। तो हमने भी आधिकारिक रूप से उनको कोई जवाब नहीं दिया और उनके जो कमांडेंट साहब से मेरी चर्चा हुई तो उसमें मैंने उनको यही बोला कि ये जांच का विषय है, क्योंकि इसमें डेड बॉडी ऐसी नहीं मिली है जिसकी हम शिनाख्त कर सकें। तो हड्डी के कुछ टुकड़े ही हैं जिनको हम जब तक एफएसएल की रिपोर्ट इसमें नहीं आ जाती और डीएनए का मिलान नहीं हो जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इसकी मृत्यु हुई। तो हमारी तरफ से कोई इसमें आधिकारिक मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई और बीएसएफ को भी हमने ये किया। 28 और 29 जून की मध्य रात्रि को जोत से चंबा की तरफ एक गाड़ी जिसमें एक अमित राणा नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल की और जो मूल रूप से नूरपुर का रहने वाला था और बीएसएफ में पोस्टेड था, उसकी गाड़ी जलने के कारण कथित रूप से मृत्यु हो गई थी। जब इस घटना की सूचना हमें मिली तो एडिशनल साहब ने मैंने स्पॉट विज़िट किया, एफएसएल की टीम को भी हमने बुलाया, उन्होंने भी दोबारा स्पॉट विज़िट किया। जब घटनास्थल का हमने निरीक्षण किया तो हमें इस घटना में कुछ चीज़ें संदेहास्पद लगी, जैसे कि गाड़ी में जो डेड बॉडी के रिमेन्स थे वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले, जिससे हमें थोड़ा संदेह हुआ। इसके अलावा गाड़ी जिस प्रकार से जली हुई थी, हर तरफ से प्रॉपरली गाड़ी जली हुई थी, जो अक्सर इस तरह की घटनाओं में कम देखने को मिलता है। इसके अलावा गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी वो टूट के अलग सुरक्षित गिरी हुई थी, पूरी गाड़ी जल चुकी थी लेकिन नंबर प्लेट नहीं जली थी। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस गाड़ी में कथित रूप से जला उसका जो मूवमेंट था अपने घर से नूरपुर से चंबा की तरफ, उसको भी जब हमने ट्रैक किया तो हमें मूवमेंट संदिग्ध लगा और व्यक्ति अपने घर नूरपुर से चंबा की तरफ कहकर चला था लगभग शाम को 4 बजे के करीब। और जब ये घटना हुई तो ये घटना जोत से चंबा की तरफ रात को 1-1:30 बजे के आसपास हुई और इस बीच व्यक्ति कहाँ रहा कहाँ गया इस चीज़ को बिल्कुल संदेह था। हमने व्यक्ति का मूवमेंट ट्रैक करने के लिए नूरपुर से लेकर जोत तक सारे जो सीसीटीवी कैमरे थे उनका गहनता से अध्ययन किया और नूरपुर भी हमने टीम भेजी, वहाँ भी परिजनों से बात की, इसके मित्रों से बात की और लोकल एरिया से ही फीडबैक लिया। और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी हमें मामले में थोड़ा संदेह लग रहा था और इस वजह से हमने जांच अपनी और तेज़ कर दी और व्यक्ति की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसके बैंक अकाउंट्स, हर तरह की जानकारी हमने एकत्रित की। और इसके साथ ही हमने ये भी कोशिश की कि जोत से चंबा की तरफ रात को जो बसेस चलती हैं उनसे भी हमने पूछताछ शुरू की। तो जब एक बस के ड्राइवर से हमने पूछा कि जिस दिन घटना हुई उस रात कोई व्यक्ति रात को 2 बजे के अराउंड या उसके आसपास बस में तो नहीं चढ़ा, तो हमें ये सूचना मिली कि एक लंबा सा व्यक्ति जिसकी हाइट 6 फीट के अराउंड है वो रात में उसने बस बोर्ड की। इस सूचना मिलने के बाद हमने चंबा बस स्टैंड पर हमने सीसीटीवी कैमरा को देखा जहाँ पे ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 मई को गाड़ी में जल के मरा था, इसकी हमें फुटेज देखने को मिली, जिससे हम ये आश्वस्त हो गए कि व्यक्ति जीवित है। इसके बाद हमारा दूसरा चैलेंज ये था कि हम ये पता लगाएं कि व्यक्ति है कहाँ। इसके लिए हमने ये जांच शुरू की कि व्यक्ति के करीबी लोग कौन है, इसके मित्र कौन है, इसका सबसे करीबी मित्र कौन है। तो एक मित्र का हमें इसका पता चला, जिसके बारे में हमने जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि एक पेशे से ट्रक ड्राइवर है और सदर्न स्टेट्स में जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की साइड ये ट्रक चलाता है। और उसी जांच को जब हमने आगे बढ़ाया तो हमें इस बात का भी संदेह हुआ या शक हुआ कि हो ना हो ये जो व्यक्ति कथित रूप से मरा है गाड़ी में जल के, ये भी अपने मित्र के साथ ही है। और जब इस तरह की शंका में पैदा हुई तो हमने एक टीम जिसको हमारे पीछे जो हेड कांस्टेबल बलविंदर हैं, प्रदीप हैं, इनके नेतृत्व में हमने एक बेंगलोर टीम भेजी और हम उम्मीद ये कर रहे थे कि व्यक्ति जब बेंगलोर से निकलेगा तो हम इसको डिटेन कर पाएंगे। और उम्मीद के मुताबिक ही जब जो कथित रूप से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी वो और उसका दोस्त
एक ट्रक में बैठ के बेंगलोर से चेन्नई की तरफ जा रहे थे, तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, इनको रोका, और ये व्यक्ति जो कथित रूप से 29 तारीख की रात को जल के मरा था, ये हमें उस ट्रक में मिला। इसके साथ ही इसको पकड़ने के बाद जब हमने इससे पूछताछ शुरू की कि ये इसने अपनी मृत्यु का ड्रामा या ये पूरा खेल क्यों रचा, तो इसने हमें ये बताया कि ये पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, आर्थिक तंगी में था, और इसने लगभग 40-45 लाख रुपए का लोन ले रखा था, जिस लोन को चुकाने की इसकी क्षमता नहीं थी, और पैसा ये उड़ा चुका था। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर इसने अपनी मृत्यु का ये ड्रामा रचा, और व्यक्ति को हम बेंगलोर से पकड़ के यहाँ चंबा ले आए, और जो भी इसमें कानूनी कार्रवाई बनती है व्यक्ति को सर जो